हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं दिव्यांश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एनएमसी एकेडमिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं सिविक्स चैप्टर नंबर 4, राजनीतिक दल, अंग्रेजी में बोले तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें जितनी ज्यादा बात की जाए उतनी कम लगती है, क्योंकि इस चैप्टर में आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानते हैं, आप राजनीतिक दलों के बारे में जानते हैं कि कैसी पार्टी राजनीतिक पार्टी होती हैं, कैसी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती हैं, कि कैसी पार्टी राज्य स्तर की पार्टियां होती हैं। अच्छा, इन राजनीतिक दलों के काम क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल एक ऐसा दल होता है कि जिसमें समान विचारधारा वाले लोग, एक समान विचारधारा वाले लोग मिलकर एक आपसी एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को बोलते हैं हम राजनीतिक दल। एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम राजनीतिक दल। ठीक। राजनीतिक दल क्या होता है और जिसका मुख्य एम क्या होता है, जिसका मेन मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद होता है कि चुनाव को जीतना है और सरकार बनाना है। पॉलिटिकल पार्टीज का, राजनीतिक दल का एक मेन मकसद ये होता है कि बस चुनाव जीतना है और सरकार को बनाना है, सरकार का फॉर्मेशन करना है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक दल के बारे में। तो राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल एक ऐसा दल होता है, राजनीतिक दल होता है जिसका निर्माण चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के लिए किया जाता है। एक ऐसा दल जिसका निर्माण किया जाए, एक समान विचारधारा वाले लोग उसमें एकत्रित हो, उसमें मिले हुए हों और एक समान विचारधारा वाले लोग एक ग्रुप बना रहे हैं, जिस एक राजनीतिक ग्रुप बना रहे हैं, एक राजनीतिक दल बना रहे हैं जिसका निर्माण क्या किया जाता है, चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए किया जाता है। एक ऐसा समूह जिसका निर्माण चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के उद्देश्य से हुआ हो और राजनीतिक पार्टी दल कहलाता है। राजनीतिक दल कहलाता है, राजनीतिक पार्टी या दल कहलाता है एक ऐसा समूह जिसका निर्माण चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव लड़के जीत के सरकार बनाने के लिए किया गया हो, एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल कहलाता है। इसका मेन काम क्या होता है? किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल लोग कुछ नीतियों का निर्धारण करते हैं, कुछ नीतियां बनाते हैं, आपस में कुछ नीतियों का फॉर्मेशन करते हैं और लोगों को उसको बताते हैं कि देखिए हम किस तरीके से अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग हैं। ठीक, इनका मेन काम क्या होता है? सहमत होते हैं और जिसका लक्ष्य समाज की भलाई करना होता है, जिसका लक्ष्य समाज की भलाई करना होता है। इतनी बात क्लियर? लोगों का एक ऐसा समूह, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि लोगों का एक ऐसा समूह जिसका निर्माण चुनाव लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए किया गया हो, राजनीतिक पार्टी या दल कहलाता है। ठीक। जिसका लक्ष्य समाज की भलाई करना होता है, जिसका लक्ष्य समाज को भलाई करना होता है। ठीक। राजनीतिक पार्टी का काम क्या होता है? अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? एक राजनीतिक दल क्या करता है? चुनाव जीतने के लिए क्या करता है? वो अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करेगा और अपने नीतियों को मूर्त रूप में लाने का प्रयास करेगा। ठीक। तो एक राजनीतिक पार्टी लोगों को इस बात का भरोसा दिलाती है कि उसकी नीतियां अन्य पार्टियों से बेहतर हैं। वह चुनाव जीतने की कोशिश करती है ताकि अपनी नीतियों को मूर्त रूप दे सके, अपनी नीतियों को लागू कर सके। एक राजनीतिक पार्टी जो होती है लोगों को इस बात का भरोसा दिलाती है कि देखिए हम ही सबसे बेस्ट हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। एक राजनीतिक पार्टी लोगों को इस बात का भरोसा दिलाती है कि देखिए आई एम द बेस्ट, हमारी नीतियां सबसे अच्छी हैं और आई कैन डू इट, हम इसको समाज की भलाई के लिए मूर्त रूप देना चाहते हैं, इन नीतियों को लागू करना चाहते हैं। ठीक। चुनाव जीतने के बाद वो उन नीतियों को लागू करेगी। समझ में आ रही है बात? अब क्या करती है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज में
राजनीतिक विभाजन का प्रतिबिंब होते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी समाज में किसी खास पार्ट या प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पार्टीजनशिप की बात होती है। किसी भी पार्टी की पहचान इससे बनती है कि वह समाज में किस पार्ट की बात करती है, किन नीतियों का समर्थन करती है। इस लाइन का मतलब थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझने में बहुत आसान है। देखिए, अपने इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विविधता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अपने इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विविधता है। तो उस विविधता में देखिए, अगर अभी हम बात करें, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में दो तरीके की पार्टियां हुई। एक भारतीय जनता पार्टी हुई और एक हमारी बहुजन समाज पार्टी हुई। ठीक, तो बहुजन समाज पार्टी को हम लोग किस लिए याद करते हैं? अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को हम लोग किस लिए याद करते हैं? जाहिर सी बात है, बहुजन समाज पार्टी को हम तब याद करते हैं जब बात होती है दलितों की, जब बात होती है SC ST की, जब बात होती है पिछड़े वर्ग की, पिछड़ी जातियों की, तब हम जाहिर सी बात है बहुजन समाज पार्टी को याद करते हैं कि हाँ, उसने उनको आरक्षण दिलाया है, उसने दलितों के लिए काम किया। और अगर उसी जगह पे अभी हम बात करें हिंदुइज्म की, या हम बात करें ब्राह्मणवाद की, या फिर अगर अभी हम बात करें सनातन की, अगर सिंपल सी बात है, अगर हम सनातन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है योगी आदित्यनाथ जी का। ठीक, हम ये तो सिर्फ एक रिलीजियस कल्चर की बात हो गई। अगर मैं बात करूं अभी इसी इसी जगह पे अगर अभी हम बात करें कि ये बताइए कि सबसे बढ़िया मैनेजमेंट किसने किया, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन मिला आपको उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है सबसे बेटर जो होगा, सबसे पहला नाम आएगा कि जहां पे मैनेजमेंट का दुख, मैनेजमेंट जिसका सबसे बढ़िया है वो कौन सी है? योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। जाहिर सी बात है। तो ये लाइन इसी चीज को कह रही है कि देखिए, अपने इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लोगों को इजीली समझ पाना आसान नहीं है। ठीक, अब इस सेक्युलर कास्ट, सेक्युलर ट्राइब्स को समझ पाना आसान नहीं है। ठीक है, अगर उसी जगह पे अभी जनरल की बात करें, OBC की बात करें, तो इन सारी जो, सिर्फ मैं कास्ट वाइज बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे इन सारी पार्टियों को समझ पाना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ पे अलग अलग समाज, अलग अलग पार्टीज बन जाती हैं। ठीक, भीम आर्मी, इस तरीके की अलग अलग पार्टीज बन जाती हैं। तो वो उन पार्टीज का काम क्या होता है? तो यही यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज में मूलभूत राजनीतिक विभाजन का कारण होती हैं, प्रतिबिंब होती हैं। ठीक, लेकिन हम किसी भी पार्टी को इस दायरे में याद रखते हैं कि उसने हमेशा हमारे लिए किस विषय पे बात की है। अच्छी शिक्षा पे बात की है, रोजगार पे बात की है। समझ रहे हैं? तो वही चीज हम किसी भी पार्टी को इस कारण याद रखते हैं कि उसने किस विषय पे हमसे बात की है, हमारे किस विषय को, किस पार्ट को देखा है, किस पार्ट को उसने समाज के सामने उजागर किया है। ये होती है हमारी राजनीतिक पार्टी, और हम किसी भी पार्टी को इसीलिए याद करते हैं। मैंने अभी आपको दो एग्जांपल दिया कि अगर अभी मैं बात करूं कि दलितों के बारे में, तो सबसे पहला आपको याद आएगा बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी, मायावती जी याद आएंगी। और दूसरी बात आएगी कि अगर मैं अभी हिंदुइज्म की बात करूं, अच्छे मैनेजमेंट की बात करूं, या कहूं कि मैं प्रशासनिक सुविधा, सबसे ज्यादा प्रशासनिक सुविधा या प्रशासन, शासन या प्रशासन आपको किस पार्टी का सबसे बेहतर समझ में आया, तो जाहिर सी बात है, मुझे तो, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी, BJP समझ में आई। तो वो अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है लोगों का कि वो उनको कौन कौन सी समझ में आती है। समझ में आ रही है आपको बात? ये बात क्लियर हो गई? ठीक। और कोई भी पार्टी होती है तो लोगों के सामने यही दिखाती है कि आई एम द बेस्ट, हमारी नीतियां सबसे अच्छी हैं, और अगर हमारी नीतियां सबसे अच्छी हैं तो फिर आप हमें लाइए, हम इसको मूर्त रूप देना चाहेंगे, मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे, हमारी सरकार का फॉर्मेशन करिए, हमारी सरकार को बनाइए। ये इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। ठीक, राजनीतिक पार्टी के अवयव, राजनीतिक पार्टी के अवयव का मतलब होता है कि राजनीतिक पार्टीज में, एक राजनीतिक दल में कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं। मेन एलिमेंट्स का मतलब है किसके किसके ऊपर पार्टी टिकी होती है। पार्टी के चार पैर भी बोल सकते हैं यहाँ, है ना, पार्टी के पैर, किन किन के ऊपर ये पार्टी टिकी हुई है। तो राजनीतिक पार्टी देखिए, किसी भी एक राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो समान विचारधारा वाले लोगों को एक मंच पर लेकर आता है, समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है। ये मैंने बात अभी आपको सबसे पहले स्लाइड में बताई थी
कि एक राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो समान विचारधारा वाले लोगों को का समूह होता है। समझ में आई आपको बात? एक राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जिसका मुख्य उद्देश्य होता है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकार बनाना। ठीक? और सरकार बन जाएगी तो शासन में अपने आप भाग ले लेंगे, जिसका मेन काम यही होता है कि सरकार बनाना है और शासन में हिस्सेदारी लेनी है, शासन में भाग लेना है। ठीक? राजनीतिक पार्टी के मेन रूप से 3 अवयव होते हैं। राजनीतिक पार्टी के 3 अवयव होते हैं। पहला अवयव होता है नेता। नेता जो लीडर होता है। नेता क्या होता है? नेता होता है। राजनीतिक पार्टी के अवयव की बात करें तो राजनीतिक पार्टी के अवयव हमारे पहले अवयव है हमारे नेताजी। राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो होता है वो होता है हमारा नेता। राजनीतिक पार्टी का जो नेतृत्व कर रहा होता है किसी भी एक राजनीतिक दल, उस ग्रुप का जो लीडर होता है, एक राजनीतिक दल का जो लीडर होता है उसको हम बोलते हैं क्या? नेता। वो नेता क्या होता है कि जो उस ग्रुप को लीड कर रहा होता है, जो उस पार्टी और दल को नेतृत्व कर रहा होता है, उसको बोलते हैं हम नेता। और जो नेता होता है वो क्या करता है? पार्टी की नीतियों, जो नेता होता है उसका काम क्या होता है? पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का निर्धारण करना और चुनावों में पार्टी का प्रतिनिधित्व करना। अभी जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रधानमंत्री इस समय प्रेजेंट टाइम के नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। तो नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जी हैं जो वो नेता हैं। वो नेता हैं। कैसे नेता हैं? देखिए, पहली बात तो वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू। पहली बात कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी का खुले मंच पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पहला। और दूसरा क्या कर रहा है? वो पार्टी के सिद्धांतों का निर्धारण कर रहे हैं, नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक? ये भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर लीड कर रहे हैं। ये हमारे नेता हैं। अब दूसरा हमारा कौन आता है? दूसरा क्या आते हैं? दूसरे हमारे आते हैं कौन? कार्यकर्ता। कार्यकर्ता क्या होते हैं? वे लोग जो पार्टी के विभिन्न कार्यों और अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कार्यकर्ता कौन होते हैं हमारे? वे लोग वे लोग जो पार्टी के कार्यक्रमों, कार्यों और अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच में फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग कार्यकर्ता कौन होते हैं? कार्यकर्ता होते हैं हमारे ऐसे लोग जो पार्टी के कार्यक्रमों, पार्टी के कार्यों और पार्टी के अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और पार्टी की विचारधाराओं को जनता के बीच में पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोग होते हैं कार्यकर्ता। और तीसरा हमारे कौन से आते हैं? तीसरा आते हैं हमारे समर्थक। हमारे समर्थक मतलब हमारे वोटर्स जो उस पार्टी को वोट करते हैं। ठीक है? जो उस पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हो, लीड करने वाले को, लीडर को वोट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको सपोर्ट करते हैं। उनको बोलते हैं हम समर्थक। समर्थक क्या होते हैं? वे लोग जो पार्टी की विचारधारा और नीतियों का समर्थन करते हुए चुनाव में पार्टी के लिए वोट करते हैं। ऐसे लोग जो पार्टी की विचारधारा जो लोग पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते हुए चुनाव में वोट करने जाते हैं, जो लोग चुनाव में वोट करने जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम समर्थक। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के 3 अवयव होते हैं। पहला नेता, पहला नेता। दूसरा दूसरा कौन सा है हमारा? पहला नेता। दूसरा दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है कार्यकर्ता। और तीसरा तीसरा कौन है? तीसरा हमारे समर्थक होते हैं। नेता जो उस पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहा होता है, जो लीडर होता है उसको बोलते हैं नेता। जो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, जो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं उसके अभियानों में, पार्टी के कार्यक्रमों में, उनको बोलते हैं हम कार्यकर्ता। और जो उस पार्टी की विचारधारा को सपोर्ट करते हुए, समर्थन करते हुए उसको पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करते हैं, उनको बोलते हैं हम समर्थक। तो अभी हमने क्या देखा? राजनीतिक पार्टी का मतलब क्या होता है? राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जिसमें समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है। इसके 3 अवयव होते हैं। कौन कौन से? नेता, नेता। दूसरा क्या है? दूसरा कार्यकर्ता। तीसरा 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 समर्थक। ये 3 अवयव होते हैं। ठीक?
अगर अभी हम बात करें कि राजनीतिक पार्टी के कार्य क्या होते हैं, राजनीतिक दल हम क्यों बनाते हैं, अभी तक आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। एक राजनीतिक पार्टी का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, राजनीतिक पार्टी हम बनाते क्यों हैं? कल को हम चुनाव लड़ेंगे, परसों हम नेता बन जाएंगे, बढ़िया प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के। हाँ। सो एक राजनीतिक पार्टी के कार्य क्या होते हैं, देखो पहला काम तो होता है उसका चुनाव लड़ना। अगर हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करें तो सबसे पहला काम होता है उसका चुनाव लड़ना। क्या करना? चुनाव लड़ना। सबसे पहला काम क्या होता है? चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने का क्या काम है कि राजनीतिक दल क्या करेगा? राजनीतिक दल करेगा अपने उम्मीदवारों को, राजनीतिक दल क्या करेगा? अपने उम्मीदवारों को क्या करेगा? एक राजनीतिक दल क्या करेगा? अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतकर सरकार का गठन करना होता है। जैसे कि अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं करूं तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र से, हर एक संसदीय क्षेत्र से, हर एक विधानसभा क्षेत्र से अपना एक कैंडिडेट, अपना एक प्रतिनिधि खड़े करती है। और उस प्रतिनिधि का काम क्या होता है कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाना है। ठीक। एक राजनीतिक दल, अगर मैं इसको नेशनल लेवल पे बात करूं तो भारत, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को आगे आकर उनका सपोर्ट करती है और उनका क्या करती है, उनको चुनाव जितवाकर उनको सरकार बनाने का आह्वान करती है। तो चुनाव लड़ना है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का सबसे प्रथम काम होता है। पहला काम तो यही है कि चुनाव लड़ना। दूसरा काम क्या है कि नीति बनाना। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है कि नीति बनाना। पहला काम चुनाव लड़ना, दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है हमारा नीति बनाना। ठीक। तो राजनीतिक दल जनता के सामने अपने नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करती है कि देखिए, एक राजनीतिक दल क्या करता है, एक राजनीतिक दल में पार्टी जो होती है वो पार्टी के सदस्य क्या करते हैं, पार्टी के सदस्य जाते हैं जनता के बीच में कि देखिए ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसमें देखिए ये हमारी नीतियां हैं कि हम 1 लाख रुपए देंगे आपको, आपको 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रोजगार देंगे। ऐसे ऐसे मैनिफेस्टो देती है कि देखिए ये जो है हमारी नीतियां हैं, और सरकार बनने के बाद हम इनका समूर्त रूप देंगे, इनको एक बढ़िया लागू करेंगे इन नीतियों को। नीति का बनाना, नीति बनाने का मतलब होता है कि जनता को बताना कि देखिए हम सबसे बेस्ट हैं, हमें चुनिए, हम आपके लिए बढ़िया काम करेंगे, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। राजनीतिक दल जनता के सामने अपने नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं। ये नीतियां समाज की भलाई और विकास के लिए बनाई जाती हैं। क्लियर? कि अपने मैनिफेस्टो को, अपनी नीतियों को हम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे और उनको ये बताएंगे कि देखिए हमारी जो नीतियां हैं सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि ये नीतियां समाज की भलाई के लिए और विकास के लिए कार्य करेंगी। दूसरा काम, पहला काम चुनाव लड़ना, दूसरा काम नीति बनाना। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम क्या है? देखिए इससे और क्या होता है कि इससे जनता को इस बात में मदद मिलती है कि वह किसी एक पार्टी का चुनाव कर सके। किसी एक पार्टी के, देखिए जब सब सारी पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो देंगी, मान लीजिए दो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो रही हैं, दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो अब दो पॉलिटिकल पार्टीज में दोनों पार्टी क्या करेंगी, अपना अपना मैनिफेस्टो देंगी, अपना अपना मैनिफेस्टो देंगी। तो उसमें क्या होगा कि उस मैनिफेस्टो के तौर पे चुना जाएगा। देखिए जनता निर्णय लेगी कि किसका मैनिफेस्टो सबसे बेस्ट है, किसकी नीतियां सबसे बेस्ट है। जब जिसकी नीतियां सबसे बेस्ट होगी तो उसको जनता क्या करेगी? वोट करेगी। उसको जनता क्या करेगी? वोट करेगी। और इसमें लाखों करोड़ों मतदान जब एक ही छत के नीचे आने का काम करती है, इसका मतलब यही होता है कि देखिए कि जनता तो नासमझ होती है, लेकिन अगर उसको आप बताएंगे, समझाएंगे उसको, अगर आपकी नीतियां पसंद आई तो वो आपको क्या करेगी? वोट करेगी। वोट करने के बाद वो आपको सरकार बनाने का मौका देगी, जिससे क्या होगा कि उसकी जो, जिन लोगों ने आपका समर्थन किया है, जो आपकी विचारधारा से इम्प्रेस्ड है, मतलब आपकी विचारधारा को फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको वोट करेंगे और वोट करने के बाद उस पार्टी के नीतियों कार्यक्रम का मूर्त रूप देने की अपेक्षा करते हैं सरकार बनने के बाद। ठीक। अब इसका तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम होता है कानून बनाना। तीसरा काम क्या होता है? ये आपको दिख नहीं रहा है क्या? तीसरा काम क्या होता है इसका? तीसरा काम होता है कानून बनाना।
क्या होता है तीसरा काम? तीसरा काम होता है कानून बनाना। अब जब यहां से जीत के जाते हैं हम लोग, जब कोई भी नेता या संसदीय क्षेत्र का सांसद या फिर आपका विधायक जो होता है विधानसभा से, वो जब जीत के जाता है तो विधायिका में बैठता है, और विधायिका से क्या करता है, संसद या विधानसभा में बैठता है और वहां से कानून बनाता है आपके लिए। आपके लिए कानून बनाए जाते हैं। दूसरा काम है कि विधायिका में समुचित बहस के बाद ही, समुचित बहस का मतलब समझ रहे हैं आप? समुचित बहस का मतलब ये होता है कि देखिए, मैं रूल पास करने जा रहा हूं, इस रूल में जैसे कि अभी मैं दो लोग खड़े हैं, हम दो लोग खड़े हैं, मैंने कहा कि मैं ये रूल पास करने जा रहा हूं, तब तक सामने वाला बोला आपसे कि अच्छा इसके फायदा क्या होगा, ये जो आप रूल बनाने जा रहे हैं इससे फायदा क्या होगा। तब मैं फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा इससे फायदा ये होगा कि देखो ट्रैफिक कम होगा। मैंने बाई चांस ट्रैफिक नियम से रिलेटेड कोई रूल बनाया, तो सामने वाले ने पूछा इससे फायदा क्या होगा, ट्रैफिक कम लगेगा। ट्रैफिक कम लगेगा तो लोगों का समय बचेगा, समय बचेगा तो वो अपने समय को कहीं अलग इन्वेस्ट कर देंगे। तब तक फिर से उसने पूछा कि अच्छा तो इससे तो ये हानि हो सकती है, समय कम बचेगा तो हम इससे बाई चांस हमने, हाँ तो समुचित बहस के बाद ही सारा काम बनेगा। समुचित बहस के बाद ही विधायिका में कोई कानून बनता है। और ज्यादातर सदस्य जिस, अगर काम होना है, ज्यादातर सदस्य अगर का मत है कि हाँ हो जाएगा, बाई चांस हमारे यहाँ पे, बाई चांस यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, ठीक, 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोगों का में से 6 लोगों का मन है कि हाँ ये काम हो जाना चाहिए, हाँ, और 4 लोगों का मन है नहीं, ठीक। तो अगर 6 लोगों का मन हाँ है, तो ये जो मैं रूल बनाने जा रहा हूँ ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। और अगर 6 लोगों का मन क्या है, नहीं है, अगर 6 लोगों का मन, मान लो हम यहाँ पे 6 लोगों का मन नहीं है, तो ये फिर नहीं पास होगा, पास, पास जो होगा वो नहीं होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई? तो विधायिका में समुचित बहस के बाद ही कोई कानून बनता है या बिगड़ता है। हम्म। अब तीसरा काम हो गया, अब चौथा काम क्या होता है? चौथा काम होता है आपका सरकार बनाना, ठीक। जो राजनीतिक पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतती है वो आके सरकार बनाती है, सरकार का फॉर्मेशन करती है। सत्ताधारी पार्टी लोग कार्यपालिका का गठन करते हैं और सरकार चलाने के लिए विभिन्न राजनेताओं को अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है। ये इतनी बात तो आपको भी क्लियर होगी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, सरकार बनाने के लिए क्या होता है, सरकार में एक मंत्रालय होता नहीं है, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। परिवहन विभाग का मंत्रालय हो गया, खाद्य एवं रसद विभाग का हो गया, आपका विदेश विदेश मंत्रालय हो गया, आपका इधर बात करिए तो आईटी सर्विस का मंत्रालय हो गया आपका। हाँ तो बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पार्टी जीतती है, ज्यादातर ज्यादातर वोट्स जिस पार्टी को मिलते हैं वो पार्टी जीतती है और वो आके सरकार बनाती है। सरकार बनाने के बाद फिर उसमें बहुत सारे मंत्रियों को उनका अलग अलग मंत्रालय दे दिया जाता है कि आप देखिए इस मंत्रालय का कार्य संभालिए, आप इस मंत्रालय का कार्य संभालिए, आप परिवहन विभाग देखिए, आप रसद विभाग देखिए। इस तरीके के सारे कार्यपाल कार्य मंत्रालयों को डिवाइड कर दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो पार्टी नहीं जीतती है, जो पार्टी नहीं जीतती है वो क्या करती है, विपक्ष की भूमिका निभाती है। जो पार्टी नहीं जीतती है वो क्या करती है, विपक्ष की भूमिका निभाती है। विपक्ष की भूमिका भूमिका निभाने का क्या मतलब है कि अगर कोई दल सरकार नहीं बना पाता है तो वो विपक्ष की भूमिका निभाता है, जिसमें कि उसका काम क्या होता है कि सरकारी नीतियों और कार्यों को आलोचना करना और जनता के हितों की रक्षा करना। बाई चांस हम सत्ता में आ गए, हम जो है सत्ता में आ गए, अब अपने मनमर्जी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी हम कर रहे हैं। अब हम अपनी मनमर्जी कर रहे हैं तो हमको रोकने वाला भी तो कोई चाहिए। हमारे जो कार्य कर रहे हैं, जो हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसकी आलोचना और विवेचना करने वाला भी तो चाहिए कोई। अगर मान लीजिए हम जनता को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जनता के साथ गलत कर रहे हैं, तो जनता की रक्षा करने वाला भी तो कोई चाहिए, क्योंकि हम तो सत्ता में, तो हम अपने मत में खोए हुए हैं, अपनी धुन में घूम रहे हैं। लेकिन जो हमारी ये जनता है, इसको भी तो कोई रक्षा, इसके हितों की रक्षा करने वाला भी तो कोई चाहिए, तो ये विपक्ष उस चीज का काम करती है। दूसरे इसका और क्या काम होता है, और काम होता है इसका, और क्या काम है,
और काम है जनमत निर्माण करना। क्या करना? जनमत निर्माण करना। राजनीतिक दल जनमत निर्माण का काम करते हैं। वे जनता के बीच अपने मुद्दों को उठाकर और उनके समाधान को प्रस्तुत करते हैं। कि देखिए, राजनीतिक दल क्या करते हैं? राजनीतिक दल जो लोग उनको समर्थन कर रहे हैं तब वो तो ठीक है। लेकिन जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके समर्थन के लिए भी तो उनको अलग एक करना पड़ेगा। जो समर्थन कर रहे हैं उनको, और जो नहीं कर रहे हैं उनको तो एक करना पड़ेगा हमें। तभी तो अगली बार हम बहुमत से जीतेंगे। तो जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात को पता लगाते हैं और उसके बाद उस पर काम करते हैं। उस पर काम करने के बाद उसको अपनी पार्टी में मिलाते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा से समर्थित करते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? सरकारी योजनाओं को लागू करना। और काम क्या होता है? सरकारी योजनाओं को लागू करना। सरकारी राजनीतिक दल सरकार जनता के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो जनता और सरकार के बीच में एक राजनीतिक कड़ी का काम करते हैं। और जो भी चीजें लागू की जाती है सरकार के द्वारा उसको जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक। अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको आप शॉर्ट में समझिए। शॉर्ट में समझने का मतलब है कि अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टी के कार्य के बारे में, क्या कर रहे हैं? अरे, ठीक। इसका पहला काम क्या होता है? पहला काम क्या होता है? पहला काम पहला काम होता है चुनाव लड़ना। ठीक। दूसरा काम क्या होता है इसका? दूसरा काम होता है नीति बनाना। तीसरा काम तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम होता है कानून बनाना। क्या करना? तीसरा काम होता है हमारा कानून बनाना। चौथा काम क्या होता है? चौथा काम क्या होता है? विपक्ष की विपक्ष की भूमिका निभाना। ठीक। पांचवा काम क्या होता है? सरकारी योजनाओं को लागू करना। अब इसका छठा काम क्या होता है? छठा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, ये काम तो तभी हो पाएंगे जब छठा काम होगा। क्या? सरकार बनाना। ठीक। ये इतनी बातें समझ में आई? अगर अभी मैं इसकी बात करूं, ठीक, अगर अभी मैं इसकी बात करूं कि देखिए, समझिए कि ये बाई चांस कोई, ये अपनी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है। इमेजिन करिए, ये अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है। इसका नाम है दिव्यांश बाबा पार्टी। क्या नाम है? दिव्यांश बाबा पार्टी। दिव्यांश बाबा पार्टी। इस पार्टी का नाम है दिव्यांश बाबा पार्टी। इस पार्टी ने क्या किया? इस पार्टी ने अपना एक प्रतिनिधि खड़ा किया, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा किया। एक
किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र से इसने अपने एक प्रतिनिधि को खड़ा किया। ठीक। अब इस प्रतिनिधि का क्या काम है, ये पार्टी जो है, ये पार्टी क्या कर रही है, ये पार्टी क्या कर रही है, ये पार्टी अपने एक प्रतिनिधि को खड़ा कर रही है। अब इसको क्या कर रही है कि ये जो प्रतिनिधि है ना, पहली बात तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे लीडर। क्या बोलेंगे, लीडर या नेता। ठीक। तो ये लीडर या नेता क्या करेगा, ये जिस जिस क्षेत्र से हम इसको खड़ा कर रहे हैं, ठीक, ये लीडर और नेता क्या करेगा, जिस क्षेत्र से हम इसको खड़ा कर रहे हैं वहां के लोगों को ये अपनी नीतियों को बताएगा, और आगे जाके जब ये चुनाव जीतेगा, देखो अब ये जनता है, अब ये जनता है, क्या है, जनता है। इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे कि ये है समर्थक या सपोर्टर। इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारी क्या है, ये हमारे समर्थक है। ठीक, ये जो हमारे समर्थक है ये क्या करेंगे, ये वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, ये क्या करेंगे, ये तीनों क्या करेंगे, ये करेंगे वोट, क्या करेंगे, वोट। किसको करेंगे, अपने इस अपने नेताजी को ये क्या करेंगे, वोट करेंगे। वोट करने के बाद नेताजी क्या करेंगे, वोट करने के बाद नेताजी क्या करेंगे, वोट करने के बाद नेताजी जाके, और अगर नेताजी जीत गए, अगर नेताजी जीत गए तो ये क्या करेंगे, और अगर नेताजी हार गए तो क्या करेंगे, अगर नेताजी जीत गए तो ये क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। ठीक। और अगर नेताजी हार गए तो ये क्या करेंगे, अगर नेताजी हार गए तो क्या करेंगे, अगर नेताजी हार गए तो क्या करेंगे, नेताजी हार गए तो ये विपक्ष में बैठेंगे। क्या करेंगे, विपक्ष में बैठेंगे। ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। हम्म। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, यही समझाना था। अब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता, हमें राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी या क्यों पड़ती है। देखिए, हमें राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि देखिए राजनीतिक दल जो है ना, राजनीतिक दल एक लोकतंत्र में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका निभाता क्यों है, कि देखिए विभिन्न विचारधारा, कोई जो एक आदमी है उसके पास एक विचारधारा नहीं है, किसी भी जितने भी अलग अलग आदमी हैं तो सबकी अपनी एक अलग अलग विचारधारा है। तो अपनी अपनी एक अलग अलग विचारधारा पे लोग क्या करेंगे, अपनी जिनकी अलग अलग विचारधारा है तो वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, जब उनकी अलग अलग विचारधारा है तो क्या करेंगे, बाई चांस ये जो हमारा आदमी है कुछ और सोच रहा है, ये कुछ और सोच रहा है, तो जब इनकी अलग अलग विचारधारा है तो कभी एक दूसरे के खिलाफ ही रहेंगे, कभी समझ ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को। हाँ, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है, कि देखिए अगर हम इंडिविजुअल को दे देंगे राइट्स कि आप अपने मन का करिए, तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक, कहीं ये उनकी जमीन कब्जा कर लेंगे, कहीं ये उनकी जमीन कब्जा कर लेंगे, इसका कोई मतलब बनेगा नहीं, आपस में ही लड़ते भिड़ते रहेंगे। तो राजनीतिक दल की जरूरत क्यों पड़ी, कि ये विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, एक जगह पर लाते हैं। पहली बात, और दूसरी बात क्या है कि लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी एक अभिन्न अंग होती है। भारत में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। इस पॉइंट को नोट करते रहिए कि भारत की लोकसभा में कुल
भारत में लोकसभा में कुल कितने 543 सदस्य हैं। भारत की लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। ठीक। यदि हर सदस्य स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतकर आएगा, यदि हर सदस्य स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतकर आएगा तो क्या होगा? तो स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। कोई भी दो सदस्य किसी एक मुद्दे पर एक ही तरह से सोचने में असमर्थ होंगे। मैंने बताया ना, हर इंडिविजुअल की अपनी एक अलग अलग सोच है। तो जब उसकी अपनी एक अलग सोच है तो वो भाई किसी भी एक समान विचारधारा पे अकेले काम नहीं कर सकता। वो आपस में लड़ते भिड़ते कटते मरते रहेंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक। तो राष्ट्र के हित के बारे में कोई नहीं सोचेगा। जब आप देखिए, अभी बाई चांस आप देखिए, इसमें इधर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये दो लोग हैं। ठीक। ये दो लोग हैं, एक रामू भैया हैं, या छोड़िए, ये दो लोग हैं। ठीक। ये दो लोग हैं, ये दोनों लोगों को अगर मैंने राइट्स दे दिया कि देखिए जाइए आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी करिए, तो कल को भैया ये इनके घर पे कब्जा कर लेंगे, ये भैया इनके घर पे कब्जा कर लेंगे। ठीक। कल को ये भैया इनके घर पे इनकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, ये भैया इनकी घर पे इनकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। तो ये राष्ट्रहित के बारे में कब सोचेंगे? इनके पास राष्ट्रहित के बारे सोचने के बारे में तो अब समय ही नहीं है, घर ही छुट्टी नहीं पा रहे हैं, जमीनें जायदाद से छुट्टी नहीं पा रहे हैं। राष्ट्र के बारे में सोचना तो इनके दूर की बात है, न ये सोचेंगे न ये सोचेंगे। ठीक, कोई नहीं सोचेगा। तो इसलिए क्या होता है, राजनीतिक पार्टीज की जरूरत पड़ती है, एक राजनीतिक दल की जरूरत पड़ती है, जो इन पे तो कंट्रोल रखे ही। क्या करेगी? जो पहला काम तो क्या करेगी, जो कंट्रोल रखेगी इनके ऊपर। पहला तो ये इनके ऊपर कंट्रोल रखेगी, और दूसरा क्या करेगी, दूसरा काम ये होगा इसका कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो क्या करेगी, पॉलिटिकल पार्टी का काम होगा, पहला तो कंट्रोल रखेगी और दूसरा क्या करेगी, इनके राइट्स की रिस्पेक्ट करेगी, इनकी राइट्स की रक्षा करेगी। राइट्स का मतलब होता है इनके हितों की रक्षा करेगी। ठीक। ये काम क्या होगा, ये काम किसका होगा, ये काम होगा हमारे, ये किसका काम होगा, ये काम होगा हमारे राजनीतिक दल का। और क्या करेगी, और ये क्या करेगी, राष्ट्र को विकसित करेगी। क्या करेगी? राष्ट्र को विकसित करेगी। इतनी बात समझ में आई? हाँ। अब देखिए, इतनी बात क्लियर हो गई। आज पूरे विश्व में प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया गया है। ऐसे लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। यथार्थ में यह संभव नहीं है कि हर नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाने में योगदान दे पाए। इसी सिस्टम में राजनीतिक पार्टियों को जन्म दिया। अब देखिए, मैं आपको यहीं पे तो समझा रहा था, मैं आपको यहीं पे तो समझा ये रहा था कि देखिए, अगर भैया जी को हमने राइट्स दे दिए, तो ये अगर इंडिविजुअल राइट्स है तो ये आपस में लड़ा मारा करेंगे, कटा कट जाएंगे, तो ये पार्टीज को कब चलाएंगे? यही बात यहाँ पे दिया है कि देखिए, जब कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, तो इसीलिए राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया गया कि देखिए, एक राजनीतिक दल बनाएंगे जो क्या करेगा, जिसमें लोग होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्र हित के बारे में सोचेंगे, राष्ट्र को विकसित विकासशील बनाने में प्रयत्न करेंगे। ठीक। राइट, इतनी बात समझ में आई आपको? और दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि देखिए, और लाइन है कि आज पूरे विश्व में प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक, मान लीजिए, इमेजिन करिए कि दिव्यांश बाबा पार्टी, यहाँ ने इन्होंने एक प्रतिनिधि को खड़ा किया है, एक प्रतिनिधि को खड़ा किया है, एक लीडर को खड़ा किया है, चुना गया है। ठीक। प्रतिनिधि को सामने लाके हम वोट मांगते हैं। सॉरी। अब क्या होता है, देखिए, राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मेनली। मेनली राजनीतिक दल को कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला राष्ट्रीय दल, दूसरा राज्य स्तरीय दल। राष्ट्रीय दल क्या होता है कि जिसको नेशनल लेवल पे मान्यता प्राप्त होती है, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है,
उन दल को बोलते हैं हम राष्ट्रीय दल। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय दल। जो भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, पहला हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय दल होता क्या है। राष्ट्रीय दल क्या होता है? राष्ट्रीय दल वो होता है कि जिनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है। और भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला पहला क्या है कि लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट, लोकसभा पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में हुए, जैसे कि 4 राज्यों में लोकसभा के चुनाव 4 राज्यों में हुआ, ठीक। तो इन 4 राज्यों में मिला करके आपकी 6% वोट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 6% वोट होनी चाहिए। 6% वोट है तो आप राजनीतिक, वैध मत, वो भी अवैध तरीके से नहीं, वैध तरीके से, वैध तरीके से। तो अगर 6% वोट है तो आप पहली क्राइटेरिया को पूरी कर रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि लोकसभा में सीटें क्या है, पार्टी को लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी चाहिए। कि जैसे कि लोकसभा को चुनाव हो रहा था, 6% वोट 4 राज्यों से और 4 सीटें मिनिमम होनी चाहिए आपकी, तब आप राज्य स्तरीय दल, राष्ट्रीय दल में आएंगे, राष्ट्रीय दल में आते हैं। और राज्य स्तरीय दल क्या होता है कि वे राजनीतिक दल जो राज्य स्तर पे मान्यता प्राप्त होती है, जिनको राज्य स्तर पे मान्यता प्राप्त होती है, वे दल क्या होते हैं? वे दल राज्य स्तरीय दल कहलाते हैं। कि इनके देखो, राज्य विधानसभा चुनाव में क्या होती है? 6% वोट होनी चाहिए। ज- राज्य विधानसभा चुनाव में 6% वोट वैध मत होनी चाहिए, और कम से कम उस पार्टी को उस राज्य में 2 सीटें जीतनी चाहिए। उस पार्टी को उस जगह पर 2 सीटें जीतनी चाहिए। ये समझ में आ गई आपको बात? अब बात आती है कितने राजनीतिक दल। कुछ देशों में एक ही पार्टी होती है, जैसे कि कुछ देशों में एक ही पार्टी होती है। एक पार्टी का सबसे बड़ा ये डिसएडवांटेज ये है कि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। बाई चांस मैं ही हूं आपके सामने, तो फिर मेरे हमको छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए एक जो जिस जगह पे एक पार्टी होती है वो सक्सेस नहीं है। कुछ देशों में एक पार्टी होती है, जबकि कुछ देशों में 2 पार्टियां होती है। कुछ देशों में जो 2 पार्टियां होती है उसमें कम से कम जनता के पास ऑप्शन तो होता है कि नहीं, आप हमारी विचारधारा से हम आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है तो हम दूसरे के पास तो जा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक। और ये या तो ऐतिहासिक रूप से है तो सामाजिक रूप से अपने सिस्टम, इसमें कुछ ना कुछ दोष और गुण होते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ अगर एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। जैसे कि चीन में एकल पार्टी सिस्टम है, मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे एक पार्टी होती है। जैसे चीन में क्या है, एकल पार्टी सिस्टम है। एकल पार्टी सिस्टम है तो ये लोकतंत्र के अकॉर्डिंग सही नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन नहीं है। लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं है कि कहाँ जाएंगे। जाहिर सी बात है, फिर हम आपके साथ ही रहेंगे। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 पॉलिटिकल पार्टी है, दो पार्टी सिस्टम है। इसमें क्या है, कम से कम लोगों के पास विकल्प तो है, विकल्प होता है। ठीक। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी ज्यादा है। भारत में डाइवर्सिटी ज्यादा है। कोई दलितों की अपनी अलग पार्टी है, ब्राह्मणों की अपनी अलग पार्टी है, ठाकुरों की अपनी एक अलग पार्टी है। ठीक है। व्यापारियों की अपनी एक अलग पार्टी है, व्यापार संघ उनका अलग चल रहा है, ब्राह्मणवाद एक अलग चल रहा है। तो ये सारी चीजें है ना, मल्टी डाइवर्सिटी ज्यादा है। और डाइवर्सिटी ज्यादा है तो फिर इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम को जन्म दिया गया। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है और यहाँ कई राजनीतिक पार्टियां हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं। भारत के समाज में क्यों है? भारी विविधता है। भारी विविधता है इसलिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम विकसित है। मल्टी पार्टी सिस्टम में कई खामियां खामियां होती हैं। खामियां का मतलब होता है कि कई गलतियां होती हैं। कई बार इससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है और साल दो साल में ही सरकार बदल जाती है। लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अलग अलग हितों और मत धारणाओं का सही प्रतिनिधित्व मल्टी पार्टी सिस्टम में ही संभव हो पाता है। देखिए, अभी ये लाइन जो है, मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि देखो, डाइवर्सिटी ज्यादा है इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम है। सबका अपना अपना एक, अगर कास्ट बेस पे ही देखे तो सबकी एक अलग अपनी पार्टी होती है। दलितों की अपनी पार्टी है, ब्राह्मणों की और ठाकुरों की अपनी एक अलग पार्टी है। और अगर हम व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों की अपनी एक अलग पार्टी है। समझे? तो सबकी एक अपनी एक अलग अलग पार्टी है। इसलिए मल्टी पार्टी है, मल्टी पार्टीज है यहाँ पे अपने यहाँ।
मल्टी पार्टीज है पहली बात। तो दूसरी बात अगर हम देखें तो दूसरा ये है कि कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। भी मान लीजिए ब्राह्मणों, ठीक है, अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ रही है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हुई हैं, एक दलितों को ज्यादा सपोर्ट करती है, एक जनरल ओबीसी वालों को ज्यादा सपोर्ट करती है, तो दोनों की वोट अगर बराबर हो गई तो जाहिर सी बात है अस्थिरता का माहौल है। या तो दोनों गठबंधन करके सरकार बनाएंगे। अगर देखिए कोई दो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं, एक बीजेपी हो गई और एक हो गई हमारी एसपी, ठीक, ये दो पॉलिटिकल पार्टीज है। अब दोनों की वोट जो है क्या है, दोनों की वोट अगर इक्वल आ रही है, ठीक, अगर दोनों की वोट इक्वल आ रही है तो या तो ये गठबंधन करके सरकार बनाएंगी, क्या करेंगी, या तो गठबंधन करके सरकार बनाएंगे। और अगर गठबंधन करके सरकार बना भी लेते हैं तो बाई चांस कि एक दो साल के अंदर में इसका इसका मत चेंज हो जाए और इसका अपना मत चेंज हो जाए, तो फिर क्या होगा, सरकार तो गिर जाएगी। सरकार जो होगी वो क्या होगी, सरकार तो गिर जाएगी। सरकार गिरने का मतलब यह है कि जब सरकार सही से काम ही नहीं कर पाएगी। कोई भी सरकार जब उसके पास बहुमत होता है तब वो अच्छे से काम कर पाती है। अब आधे लोग इधर भाग रहे हैं, आधे लोग इधर भाग रहे हैं, तो सरकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, इसलिए सरकार गिर जाएगी। और लेकिन अगर भारत जैसे देश में जहाँ पे विविधता इतनी ज्यादा है, जहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, वहां पे यही सिस्टम काम ही कर पाता है। इसके अलावा कोई सिस्टम और काम भी नहीं कर पाएगा। आप क्या बात करें, देखो आजादी के बाद 1947 में हमको आजादी कब मिली थी, हमको आजादी मिली थी 1947 में मिली थी, ठीक। 1947 में अगर हमको आजादी मिली थी, कब मिली थी, कब मिली थी, 1947 में आजादी मिली थी। तो 1947 से लेकर के 1977 तक, ठीक, देखिए हमको आजादी कब मिली, 1947 में मिली, 1947 से लेकर के 1977 तक, ठीक। ये हमारे यहाँ पे किसका शासन था, हमारे यहाँ पे केवल कांग्रेस का शासन था। क्या था, कांग्रेस का शासन था। 1977 आजादी के बाद से 1977 तक भारत में कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी। अब 1977 से लेकर के 1977 से लेकर के 1980 तक, 1980 तक क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी। एक पार्टी थी जनता पार्टी, क्या नाम था उसका, उसका नाम था क्या, जनता पार्टी। जनता पार्टी की सरकार बनी। अब 1980 से लेकर के, ठीक, 1980 से 1980 से लेकर के 1989 तक, कब तक, 1989 तक, 1989 तक, 1989 तक फिर कांग्रेस बनी, क्या बनी, फिर कांग्रेस की सरकार बनी। और 1980 से 1989 से फिर क्या हुआ, 1989 से फिर 2 साल तक रुकने के बाद 2 साल के अंतराल के बाद, ठीक, फिर हमारे पास आता क्या, फिर 2 साल के अंतराल के बाद 2 साल का गैप हुआ बीच में, फिर क्या हुआ, फिर 1991 से, फिर क्या हुआ, फिर 1991 से 1996 तक कांग्रेस की सरकार रही। फिर से 1991 से लेकर के 1996 तक क्या हुआ, फिर कांग्रेस की सरकार रही। अब 1996 के बाद फिर क्या होता है, 1996 के बाद फिर अगले 8 वर्षों तक क्या हुआ, एक गठबंधन की सरकार थी। अगले 8 वर्ष कब तक हुए, 1996 के क्या हुआ, 2004 तक।
2004 तक क्या था? गठबंधन की सरकार थी। 2004 तक गठबंधन की सरकार थी। अब इतनी बात क्लियर। 2004 के बाद 2014 तक, अगर हम बात करें 2004 से 2014 तक, 2014 तक क्या हुआ? 2014 तक ऐसी सरकार थी जिसमें क्या था कि कांग्रेस प्लस अन्य पार्टी का गठबंधन था। अन्य पार्टी का गठबंधन था। फिर 2014 में सत्ता का खेल पलटा। फिर 2014 में हमारी सत्ता का खेल पलटा, और 2014 से लेकर के लगभग 18 वर्षों बाद, ठीक है, लगभग 18 वर्षों बाद क्या हुआ? 2014 से लेकर के अभी तक क्या हुई? बहुमत की सरकार बनाई किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने। बहुमत की सरकार किसने बनाई? बीजेपी ने। बहुमत प्राप्त सरकार थी ये। क्या थी? बहुमत प्राप्त सरकार थी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो 2077 से लेकर के 2080 के बीच में जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2080 से लेकर के 1989 तक कांग्रेस की सरकार थी। फिर 1991 से 96 के बीच में क्या हुई? फिर कांग्रेस की सरकार बनी। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसमें क्या था? अन्य पार्टियों का गठबंधन था। अब उसके बात करें कि 2014 से लेकर लेकर के अभी तक क्या थी? बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया होगा ये। ठीक। अब आता है राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। हाँ, अब आती है राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी का मतलब होता है कि लोग किस तरीके से जन पॉलिटिकल पार्टीज में सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। ठीक। तो राजनीतिक दलों में जन भागीदारी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बता दिया कि जनता किस तरीके से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में, जनता जनता किस तरीके से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में, एक राजनीतिक पार्टी में इंटरेस्टेड है, उस पर भरोसा करती भी है कि नहीं करती है। समझे? तो ये होता है जन भागीदारी का मतलब, कि जनता किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी में इंटरेस्टेड है, उस पर भरोसा करती है कि नहीं करती है। ठीक। लोगों के जब अपने अपनी धारणा बैठ गई, लोगों के मन में एक अलग धारणा बैठ गई थी। लोगों के मन में धारणा बैठ गई कि जो राजनीतिक पार्टियों के प्रति लोग हैं वो उदासीन हो गए हैं। राजनीतिक पार्टियों के प्रति वो ये जानते हैं, लोग ये जानते हैं, समर्थक ये जानते हैं कि देखिए राजनीतिक पार्टियां कुछ करती वरती नहीं, खाली झूठ बोलती हैं। झूठ बोल के चुनाव जीत जाती हैं, उसके बाद हमारे हितों की रक्षा वक्षा कुछ नहीं करती, ना हमारे लिए कोई कानून बनाती है, ना 2.5 लाख रुपए देती हैं, और ना 2.5 लाख रोजगार देती हैं। कुछ देती नहीं, खाली चूतिया बनाती हैं, हमको बेवकूफ बनाती हैं। ठीक। तो ये सारी चीजें बताई गई। ये धारणा बैठ गई लोगों के मन में। अब लोगों के मन में धारणा बैठ गई तो क्या हुआ? लोग राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा नहीं करते थे। लोग राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा नहीं करते थे। जो सबूत, जो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है उसमें ये बताते हैं कि ये धारणा भारत के लिए कुछ हद तक सही है, क्योंकि सच में लोग झूठ बोलते हैं, सच में नेता लोग झूठ बोल देते हैं। नेता लोग झूठ बोल देते हैं। नेता लोग 2.5 लाख रोजगार नहीं देते आपको, ना 2.5 लाख रुपए देते हैं। हम्म। तो पिछले कई दशकों में सबूतों के आधार पर ये बातें सामने आती हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोगों का विश्वास राजनीतिक पार्टियों पर से उठ गया है। पूरे दक्षिण एशिया में, पूरे दक्षिण एशिया में ये सब बात सिर्फ इंडिया की करें तो पूरे इंडिया में लोगों का विश्वास क्या है? राजनीतिक पार्टियों पर से उठ गया है। अब राजनीतिक पार्टियों पर से विश्वास उठ गया है तो क्या है? उनको भरोसा या तो नहीं है, नहीं है, या तो भरोसा नहीं है तो बहुत भरोसा नहीं है। ठीक कहते नहीं है कि हमको राजनीतिक पार्टी पे भरोसा भरोसा है नहीं।
या फिर हमने कहा कि हमको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है राजनीतिक पार्टी पे, हाँ है थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत भरोसा नहीं है उसके ऊपर, कब पलट जाएगा मतलब नहीं है। ठीक, और या तो फिर भरोसा एकदम नहीं है। जिन्होंने ये कहा कि भरोसा है या पूरा भरोसा है, जिन्होंने ये कहा कि भरोसा है या पूरा भरोसा करते हैं, उनकी संख्या क्या थी? या तो कम थी या तो नहीं ही थी। जिन्होंने ये कहा कि हमको राजनीतिक पार्टियों पे भरोसा है या थोड़ा बहुत भरोसा है, तो वो बहुत कम थी उनकी संख्या। अब पूरी दुनिया में लोग राजनीतिक दलों पर भरोसा करते हैं और उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अब क्या होता है कि देखिए पूरी दुनिया में लोग कहते हैं ना कि राजनीतिक चक्कर में ना पड़ो, राजनीतिक चक्कर में ना पड़ो, राजनीति कोई अच्छी चीज नहीं है। सभी लोग ये कहते हैं क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं हो राजनीति पर से। पूरी दुनिया में लोग क्या करते हैं, राजनीतिक दलों पर भरोसा है तो कम करते हैं या तो करते ही नहीं है। और राजनीतिक दलों को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि कब वो खेल जाएगी, कब वो राजनीति खेल जाए मेरे साथ, है ना। तो ये सारी बातें होती हैं। लेकिन जब लोगों के द्वारा राजनीतिक दलों में लेकिन जब बात लोगों द्वारा राजनीतिक दलों के लिए आती है, अब अगर अभी हम आपसे पूछे कि आप राजनीतिक दल में भाग लेते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप सदस्य हैं, तो हाँ भैया बताएंगे, भैया हम उपाध्यक्ष हैं, भैया हम उपाध्यक्ष हैं, हम उपाध्यक्ष हैं, हाँ हम अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, हाँ हाँ हम सचिव बने ना आपकी तैयार। हाँ, तो अगर जब किसी लोगों से पूछा जाए कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप अपना योगदान देते हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, किसी ना किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। ठीक, ज्यादातर लोग किसी ना किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं। अब पिछले 3 दशकों में लोगों का प्रतिशत बढ़ा है कि वे किस राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। इस अवधि में ऐसे लोगों का अनुपात भी बढ़ा है जिन्हें ऐसा कि राजनीतिक पार्टी के करीब है। देखिए, राजनीतिक पार्टी के करीब और राजनीतिक पार्टी के सदस्य, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। राजनीतिक पार्टी के करीब का मतलब ये होता है कि आप उस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं। अगर आप सहमत हैं, बाई चांस देखिए आप किसी की बातों से सहमत है, तो जाहिर सी बात है आप उसे उसकी सारी बातों से सहमत है, आप उसके करीब है उसके। हाँ, बाई चांस आपसे कोई एक अच्छी सी लड़की मिली, कोई एक अच्छी लड़की है अगर, तो आप उसकी बातों से सहमत हैं अगर, तो जाहिर सी बात है आप उसको पसंद करते हैं, आप उसके करीब हैं, है ना। आपकी विचारधाराएं उससे मिल रही है, इसीलिए तो आप उसको पसंद करने लगे हैं, इसीलिए तो आप उसकी सारी बातों से सहमत हैं। हाँ, और दूसरी बात है कि आप उसके सदस्य हैं। सदस्य का मतलब होता है कि देखिए, बाई चांस एक लड़की है, एक बढ़िया खूबसूरत सी लड़की है, अगर वो आपसे कुछ कह रही है, आप उससे सहमत हैं, आप उसकी बातों को मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसके करीब हैं, आप उसको पसंद करने लगे हैं। हाँ, पहली बात तो ये करीब हैं आप उसके। और दूसरी बात ये कि अगर आप उसके पहले से फ्रेंड हैं, तब तो और भी बल्ले बल्ले है, तब तो आप उसके सदस्य हो गए, उस पार्टी के सदस्य हो गए आप। हाँ, तो ये बात समझ में आई। ये बात है कि या तो आप उस पार्टी के सदस्य हैं, या तो आप उस पार्टी के करीब है, आप उसकी विचारधाराओं को पसंद करने लगे, आप उसकी विचारधाराओं से सहमत हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कौन कौन सी पार्टियां हमारे एग्जिस्ट करती हैं? पहली पार्टी एग्जिस्ट करती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, इस वर्गीकरण के अनुसार 2006 में लगभग 6 पॉलिटिकल पार्टीज थी। 2006 में 6 लगभग पॉलिटिकल पार्टियां थी। पहली पॉलिटिकल पार्टी क्या है? राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें क्या क्या कहा था कि यह एक 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। आजादी में इस पार्टी का मुख्य भूमिका रही। आजादी में आजादी में इस पार्टी की मुख्य भूमिका रही है। भारत की आजादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई है। आजादी के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई भी कामों में बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई, बहुत प्यारी भूमिका निभाई है, जिसकी वजह देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की भाई भूमिका बहुत रही है, नहीं तो आज हम आजाद ना हो पाते। दिल से सैल्यूट है इस पार्टी को कि जिसने आज हमें आजाद किया। नहीं है कहीं अंग्रेजों का टॉयलेट साफ कर रहे होते, नहीं तो कहीं किसी अंग्रेज के लिए हम चाय डाल रहे होते उसके कप में, यही सारा काम होता। लेकिन हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भाई धन्यवाद करो सभी लोग, क्योंकि ये इसी ने हमारे क्या किया है,
इसी ने सबसे बढ़िया काम किया है, इसी ने सबसे बेहतरीन काम ये किया है कि हमको आजादी दिलवाई है। ठीक है, आजादी में इसकी बहुत भूमिका रही है, और आजादी के बाद 70 वर्षों में 50 से अधिक वर्षों तक इसकी पार्टी की सरकार रही है। आजादी के बाद अभी तक 70 वर्षों में 50 से अधिक वर्षों तक इस पार्टी की विशेष भूमिका रही है। दूसरी पार्टी हमारी क्या है? दूसरी पार्टी हमारी बाबा जी की पार्टी है। कौन सी? बाबा जी की पार्टी कौन सी है? बाबा जी की पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। क्या है? भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी किस कब? ये इस पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1980 में। इस पार्टी का पहले नाम क्या था? इस पार्टी का पहले नाम था जनसंघ पार्टी। क्या नाम था? जनसंघ पार्टी। इस पार्टी का पहले नाम था क्या? जनसंघ पार्टी। अच्छा, इस पार्टी का क्या है मुख्य उद्देश्य? है एक शक्तिशाली और आधुनिक भारत का निर्माण। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है शक्तिशाली और आधुनिक भारत का निर्माण। इसका मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली और आधुनिक भारत का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहती है। ये क्या करती है? हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहती है। हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहती है। जैसे अपने देश का नाम नहीं हिंदुस्तान, वैसे ये चाहती है कि हिंदुस्तान हिंदुओं के नाम पे जाना जाए, हिंदुत्व की बढ़िया बेहतरीन पार्टी हो जो कि सनातन को सपोर्ट करती हो। इसका मेन मकसद ये है, ये चाहती है कि आधुनिक भारत का निर्माण हो जो कि विकसित राष्ट्रों में गिना जाए, है ना। और यह धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना चाहती है। इसका क्या काम है? धर्म परिवर्तन पर तो रोक लगाना चाहती है, और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सबके लिए एक समान कानून। 1990 के दशक में इस पार्टी ने जनाधार तेजी से बढ़ा। यह पार्टी पहली बार 1998 में सत्ता में आई। पहली बार कब आई थी सत्ता में? पहली बार पहली बार 1998 में सत्ता में आई और 2000 तक शासन किया। 2004 तक शासन किया। उसके बाद यह पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी। उसके बाद 2014 में सत्ता में आई थी। फिर कौन सी आती? बहुजन समाज पार्टी। वही अपनी जो बुआ जी की पार्टी, क्या नाम है उसका? मायावती जी की पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी क्या है? इस पार्टी की स्थापना जो होती थी काशी राम के नेतृत्व में हुई। कब हुई? किसके नेतृत्व में हुई? काशी राम के नेतृत्व में। काशी राम के नेतृत्व में 1984 में हुई थी। इस पार्टी की स्थापना काशीराम के नेतृत्व में 1984 में हुई थी। यह पार्टी बहुजन समाज के लिए, मतलब किसके लिए काम करती है? यह काम काम करती है दलितों के लिए काम करती है, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लोगों के लिए काम करती है। इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार भी बनाई है। इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार भी बनाई है। और क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इस की स्थापना 1964 में हुई थी। इस पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। और उसके बाद क्या कहें? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में देखो, कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ था? कांग्रेस पार्टी में हुआ था कि कांग्रेस पार्टी में अपना अपना देखो, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई थी। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट पड़ गई तो दो विचारधारा वाले लोग निकले। अब जो दो विचारधारा वाले लोग निकले तो कोई कुछ तो कांग्रेस में ही रह गए, कुछ निकल के अपनी दूसरी पार्टी बना ली जिसको बोलते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ठीक। 1999 में इस पार्टी का जन्म हुआ था। कब हुआ था इस पार्टी का जन्म? 1990 में इस पार्टी का जन्म हुआ। इस पार्टी का फॉर्मेशन 1919 में हुआ। और ये लोग क्या करते हैं? लोकतंत्र, गांधीवाद और धर्मनिरपेक्षता की समानता, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे की वकालत करती है। इससे इन सारी चीजों को सपोर्ट करती है। अब फिर क्षेत्रीय पार्टियों का धीरे धीरे करके उदय होने लगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब राजनीतिक दल के लिए चुनौतियां क्या आने लगी? चुनौती क्या आने लगी? अब हम अगर बात करें राजनीतिक दल की चुनौतियों के लिए, तो राजनीतिक दल में चुनौतियां क्या आने लगी? देखो, आम जनता जो है, आम जनता नाराज रहती है इस बात से कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ठीक ढंग से करते नहीं है। तो वो कैसे काम करें? जनता हमेशा राजनीतिक दलों की आलोचना करती है। किस लिए करती है? क्योंकि पहला तो पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। लोकतंत्र का अर्थ है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श किए जाने। अगर अभी आप देखिए तो कोई भी पार्टी बहुत जल्दी अपने किसी कार्यकर्ता से कोई फैसला नहीं लेती है, किसी कार्यकर्ता से कोई फीडबैक नहीं लेती है। उसका जो मन हुआ उसने
वो नीति लागू कर दी। उसका जो मन हुआ वो नीति लागू कर दी गई। अब जब वो नीति लागू कर दी गई तो वही है, इसमें कहा गया कि जो लोकतंत्र का अर्थ है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं की परामर्श नहीं लिया गया। परंतु वास्तव वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, ऊपर के कुछ नेता ही सभी फैसले ले लेते हैं। ऊपर के कुछ नेता ही सारे फैसले ले लेते हैं। इससे कार्यकर्ता और नाराजगी बनी रहती है, दोनों पार्टी जनता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। पार्टी के बीच आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। आंतरिक चुनाव का मतलब है कि किसको गृह मंत्रालय देना है, किसको विदेश मंत्रालय देना है, किसको रक्षा मंत्रालय देना है। कोई चुनाव नहीं है मतलब हम इनको रक्षा मंत्रालय दे कि ना दें, कोई फैसला नहीं। जिसका जो मन आया उसने वो फैसला सुना दिया कि भाई तुम गृह मंत्रालय संभालो, तुम लो ये लो रक्षा मंत्रालय समझा लो, और तुमको अच्छा विदेश मंत्रालय चाहिए, लो ये तुम विदेश मंत्रालय रख लो। ठीक। पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं, उस पार्टी के नेता सारे फैसले लेते हैं। उसके बाद वंशवाद की चुनौती है। वंशवाद की देखो बात, वंशवाद यहां से समझो आप। एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी, उसमें क्या है, एक घर है, एक घर में तीन लोग हैं, तीन चार पांच पांच लोग हैं, पांच लोग हैं। बाबा ने पार्टी बनाई। अब बाबा ने पार्टी बनाई तो क्या हुआ कि उस पार्टी में बाबा का लड़का भी सांसद है, उनकी पत्नी भी सांसद है। अब इस बार के चुनाव में उनकी बेटी भी अच्छी भूमिका निभा रही हैं, उनकी बेटियां भी बढ़िया चुनाव में गई है। अगली बार के विधान लोकसभा के चुनाव में वो भी सांसद हो जाएगी। उसके बाद फिर उनका बेटा बड़ा हो रहा है, उसके बाद वाले चुनाव में वो भी सांसद हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और सदस्य हैं उनके घर में, कुछ समय बाद वो भी बड़े होंगे, वो भी सांसद हो जाएंगे। तो परिवार में ही सारे सांसद हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी में वही हो रहा है कि बस मैं नेता हूं तो मेरे बेटे को भी मैंने नेता बना दिया, अपने सामने विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया और वो जीत गया। वंशवाद बहुत बढ़ रहा है। दूसरा, पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। मेरे पास ब्लैक मनी काफी ज्यादा है, मेरे पास ब्लैक मनी काफी ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास अगर ब्लैक मनी ज्यादा है तो मैंने चुनाव के टाइम पे नेता लोगों को चुनाव लड़ने के लिए वही पैसा दे दिया और वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गई। चिक, मैं अभी अपराधी हूँ, मैंने चुनाव लड़ लिया, मैं नेता हो गया, सांसद हो गया, अब सांसद के खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है। ठीक। वैचारिक अंतर कम है। हमारे देश में सभी बड़ी पार्टियों के बीच में आर्थिक मामलों पर बड़ा अंतर हो गया है, अच्छे नेताओं की कमी हो गई है। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। अब इसको सुधारने का तरीका क्या है। हमारे देश में राजनेताओं को सुधारने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, जिसमें एक दल बदल कानून भी है। दल बदल कानून का मतलब क्या होता है, दल बदल कानून का मतलब ये होता है कि जैसे दो पार्टीज हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज में है, पार्टीज है, एक सत्ता में है, एक सत्ता में नहीं है। अब एक सत्ता में है तो क्या हो रहा है, जो सत्ता में है वो तो ठीक, जो सत्ता में नहीं है वो क्या कर रही है कि उसके लोग नेता सत्ता वाली पार्टी में चले जा रहे हैं, सत्ता वाली पार्टी के नेता जो है विपक्ष वाली में चले जा रहे हैं। ठीक। तो ऐसे नेताओं के लिए क्या एक कानून बनाया गया था जिसका नाम क्या था, दल बदल कानून। कि अगर आप दल बदलोगे तो आपकी फिर जो सांसदी है, जो आपकी विधायकी है, छिन जाएगी। आप छिन जाएगी तो आपको जितने भी राइट्स मिल रहे हैं, जितने भी फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो सारी आपके पास से खत्म हो जाएंगी। लेकिन बाद में इसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हुआ, तो जिस वजह से इस कानून को खत्म कर दिया गया। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है कि जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो नामांकन के समय क्रिमिनल केस का ब्यौरा देना होता है और संपत्ति का ब्यौरा देना होता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है और आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। ये सारे कानून बनाए गए थे। इससे क्या होता है कि अब चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार के लिए अनिवार्य होगा कि नामांकन पत्र से पहले, शपथ देने से पहले संपत्ति और उस पर चल रहे क्रिमिनल केस के बारे में जानकारी होती है। इससे कि जनता के पास अब उम्मीदवार के बारे में अधिक जानकारी होती है और उम्मीदवार के विषय में जनता सही फैसला ले पाती है, उम्मीदवार के विषय में जनता सही फैसला ले पाती है। और दूसरा क्या है, अनिवार्य संगठन और चुनाव टैक्स रिटर्न। चुनाव आयोग ने अब पार्टियों के लिए संगठन, चुनाव और टैक्स रिटर्न को अनिवार्य कर दिया है। राजनीतिक पार्टियों ने ऐसा शुरू कर दिया है, लेकिन अभी यह महज औपचारिकता के तौर पर होता है।
तो इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? आई होप आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और यहीं से हमारे चैप्टर का क्या होता है, द एंड। यहीं पे हमारे चैप्टर का क्या होता है, द एंड। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मिलते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।